हम करेंगे टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के बारे में संपूर्ण चर्चा। टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कैसे करें, वैकेंसी कब आने की संभावना है, क्या परीक्षा का पैटर्न है और इस पैटर्न में हम कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और कितनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, किस प्रकार घर पे पढ़ें ताकि हम इसको कवर कर सकें, सेल्फ स्टडी किस प्रकार करें, इन सब के बारे में A to Z पॉइंट के ऊपर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के ऊपर हर पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सभी जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और हम इस भर्ती के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल समय हो गया है, तो सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और हम जल्दी से इस चैप्टर के मतलब इस टेक्निकल हेल्पर के इस वैकेंसी के ऊपर पूर्णतः चर्चा करेंगे। अब होंगे कामयाब, यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत हमें पूर्णतः जॉब चाहिए और प्राइवेटीकरण का दौर चल रहा है। इस प्राइवेटीकरण के दौर में किस प्रकार आपको कैसे जॉब मिलेगी, क्या किस प्रकार रहेगा, तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपके पास आता है कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी कब आएगी, ये आपके पास सबसे ज़्यादातर रहता है कि सर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी कब आएगी। तो हम सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी कब आएगी। तो ये भर्ती कब आने वाली है, भर्ती के बारे में देखो कि आप जहाँ तक जानते हो सबसे पहले मार्च में इसका सिलसिला दौर शुरू हुआ था कि वैकेंसी के बारे में सक्रियता निभाई गई थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन जैसे ओपन हुआ, सरकारें वापस चलने लगी तो इसके ऊपर मीटिंग हो गई थी। जो पहली मीटिंग में ये हुआ था कि परीक्षा के अंतर्गत क्या बदलाव होंगे, एक ही मेरिट आएगी, अलग अलग मेरिट नहीं आएगी। और जो दूसरा हमारे पास जो मीटिंग आई थी उसमें जो रिजल्ट निकल गया था वो ये था कि अब 40 साल की उम्र तक का व्यक्ति है जो हेल्पर का फॉर्म भर सकता है। पहले हमारे पास इस प्रकार का 28 साल था, उसके बाद में एज में छूट मिलती थी उसके आधार पर था। अब उन्होंने 40 ईयर कर दिया था। जो नोटिस मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था पूरा नोटिस के बारे में, अब उसमें उन्होंने कम कर दिया था। ठीक है, तो ये दो बातें पहले हुई थी। इससे ये तात्पर्य था कि आपकी वैकेंसी जल्द आने वाली है और जहाँ तक डिपार्टमेंट से या अंदर के व्यक्तियों से हमारी बात होती रहती थी कि वैकेंसी जल्द आने वाली थी, लेकिन वैकेंसी डिले हो गई। और उसका कारण आप जानते हो कि सरकार का अस्थिरता होना। सरकार अस्थिर हो गई थी, कांग्रेस सरकार में आपस में दरार हो गई थी उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, इसलिए सारे विधायक होटलों में पैक हैं। और कहने को तो ये कहते हैं कि सरकार चल रही है, लेकिन वास्तविकता में सरकार के जितने भी काम चल रहे थे, जितने भी नए प्रोजेक्ट थे, सारे ठप हो गए। आप देख रहे हो तो केवल आपकी वैकेंसी नहीं है, कोई सी भी दूसरे फील्ड में, चाहे वो किसानों का मामला हो या चाहे कोई भी हो, सरकारी योजना का कोई भी मामला हो, सब धीरे हो गए थे, सब धीमे हो गए थे। कारण है कि इवन मंत्री तक मुश्किल से सचिवालय पहुंच पाते हैं। पहले जयपुर होटल में थे फिर भी पहुंच जाते, अब जैसलमेर से थे तो बड़े मुश्किल से पहुंच पाएंगे। तो काम रुक गया है, आप पर्टिकुलर समझ रहे हो। तो जब ये सेशन स्टार्ट होगा, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो विधानसभा सत्र के बाद में स्थितियां क्लियर होगी कि गहलोत सरकार रहेगी, पायलट सरकार बनेगी, कि राष्ट्रपति शासन आएगा या बीजेपी का कुछ दबदबा होगा, वो बाद में क्लियर होगा। जब वो सब कुछ क्लियर होगा उसके बाद में आप जानते हो मंत्रालय वापस प्रॉपर वे में चलेंगे, और मंत्रालय जब प्रॉपर वे में चलेंगे उसके बाद वैकेंसी आएगी। जब तक आपके मंत्रालय प्रॉपर नहीं चलेंगे तब तक वैकेंसी की संभावना नहीं रहती है। वैकेंसी, ये जो नई वैकेंसी जनरेट करती है वो मंत्रालय प्रॉपर चलना चाहिए, तभी नई वैकेंसी आएगी। यदि कोई वैकेंसी आई हुई होती है तो उसके ऊपर तो क्या होता है कि एग्जाम करा देता है, वो डिपार्टमेंट करा लेता है। लेकिन ये जो पूरी भर्ती डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट तभी करेगा जब डिपार्टमेंट का हेड उनको परमिशन करेगा। तो अभी तक परमिशन वाला मामला अटका हुआ है। तो पहली बात आपको क्लियर आ गई, मामला अटका हुआ है। अब मामला अटका हुआ है तो अब दूसरा सवाल आता है, तो सर हम तैयारी करें या नहीं करें। तो देखो कि आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जैसे मान लो कि ये जो सेशन स्टार्ट होगा 13 तारीख से होगा, 14 तारीख से होगा या 10 तारीख से होगा, जब भी होगा विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उसके बाद में वहां पर बहुमत साबित करेंगे। मान लो गहलोत सरकार रह गई या फिर कांग्रेस में आपस में सुलझ गया मामला, जो भी मामला हुआ, तो उसके बाद में यदि सरकार रह गई तो वैकेंसी तो सरकार निकालने वाली थी, तो वैकेंसी सरकार निकालेगी। क्लियर है? और जो काम पेंडिंग थे वो काम पूरे होंगे। या यदि मान लो आप पायलट से उम्मीद करते हो तो वो आपके युवा मुख्यमंत्री बनेगा, तो सारे पोस्टों में सभी जगह पद ज़्यादा आने वाले हैं। ये समझ लीजिए, यदि युवा बनेंगे तो ज़्यादा पद आने वाले हैं, और ये सरकार रहेगी तो भी वैकेंसी आएगी। तो कुल मिला के मामला कि वैकेंसी तो आपके आएगी।
हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का देरी हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, 2-4 महीने की देरी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आपका 100% आएगी, ये कन्फर्म है। यहाँ तक तो क्लियर है कि वैकेंसी तो आनी है। अब दूसरी बात है कि वैकेंसी जब आएगी उसके बाद टाइम क्या दिया जाता है, वो मैं आपको बार बार बताता हूँ। जब वैकेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद में आपको टाइम दिया जाता है 1 महीना 15 दिन या 1 महीना 20 दिन, ये इतना सा समय दिया जाता है। लेकिन हो सकता है कि कोरोना के कारण समय ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यदि कोरोना समाप्त हो जाए तो इसमें कोई ज़्यादा समय मिलना मुश्किल है, और या फिर कोरोना की स्थिति वो हो जाए जैसे इटली में हुई थी कि वहाँ कोरोना भयंकर रूप से सब जगह फैला था और पूर्णतः सब जगह फैल गए। उसके बाद सबके इम्यूनिटी पावर मजबूत हो गया था। अब वहाँ पर पूरी पहले जैसी लाइफ हो गई है, यानी वो अब पर्यटन को बढ़ावा भी देने लगे, पर्यटन को बढ़ावा देने लगे। वो इस स्थिति में गए। जब हमारे लॉकडाउन हुआ था तो वो बहुत भयंकर स्थिति में थे। इटली का केस आप जानते हो। तो यहाँ पर भी अब देखो 18-20 लाख के आसपास केस होने लगे, तो यहाँ भयंकर स्थिति आने वाली है। तो उसके बाद में वापस नॉर्मल हो जाना है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और वो कोरोना के साथ जीने का तरीका आ जाता है। तो उसके बाद ये लॉकडाउन, बंदी, ये इस प्रकार की कंडीशनें वापस नहीं आएगी। ये सारी कंडीशनें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये भी आप फैक्ट जानते हैं। तो वैकेंसी आएगी तो आपको मिलेगा अधिकतम से अधिकतम 2 महीना, 1.5 से 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा कि जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो इतने में आपको तैयारी कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप सब इसीलिए जुड़े हो कि अभी हम तैयारी करेंगे, तो किस प्रकार तैयारी करें इसके बारे में हमें बात करनी है। 1.5-2 महीने में हम पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड होता है। सिलेबस कहने को तो आप कह दो सर इलेक्शन है, मेन इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन भी कौन सी छोटी है और बाकी का चैप्टर भी कौन से कम है जो नॉन टेक्निकल है, तो वो भी हम इसके बारे में भी पूरे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 1.5-2 महीने में तैयारी नहीं हो पाती, इसलिए आपको चाहिए होता है कंटिन्यूटी, और जिसकी कंटिन्यूटी है वही आगे जाके सिलेक्शन लेगा। आप देखते हो ना कि यहाँ पर वो मायने नहीं रखता आप कितने इंटेलिजेंट थे पहले या बाद में कितने इंटेलिजेंट हो, ये कुछ भी चीज़ें मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो और पढ़ने का आपका तरीका क्या है। तो हम पढ़ने का तरीका देखेंगे और सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भर्ती के बारे में चर्चा कर ली कि भर्ती आपके पास जैसे ही सरकार की स्थिरता आएगी उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी आ जाएगी, और एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम भी टाइम पे ही होगा, इसलिए आपको पहले से पढ़ना शुरू करना है। अब आता है सर पद कितने से आएंगे, पद का मामला क्या है। देखो पद घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कोई कह नहीं सकते हैं, लेकिन 4000 से 5000 के बीच आएंगे। इसके बाद में जो 6000 थे वो तो नहीं है, 5000 के आसपास कर दिए हैं। तो 4 से 5000 के बीच पद होंगे, और पद को घटा सकते हैं, इसके बारे में कोई कह नहीं सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के चांसेस कम, घटाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप जानते हो ये पिछली बार भी 6000 के आसपास आने वाली थी वैकेंसी, लेकिन 2400 पदों पर आई। लेकिन कितने ही पदों पर वैकेंसी हो, जैसे मान लो 6000 पदों पर वैकेंसी जारी होने वाली थी, नहीं हुई, 2400 पर जारी हुई, तो पढ़ना तो आप सबको वही पड़ेगा। पद कम आए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। 2400 पदों के लिए भी पढ़ोगे, 6000 के लिए भी आप ही को पढ़ना है। ठीक है। अब यह है कि सिलेक्शन केवल 2400 बच्चे लेंगे, पहले 6000 लेते थे, तो यानी कि बाकी के जो 3600 विद्यार्थी हैं वो सिलेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ना उनको भी तो पड़ेगा ही। तो पढ़ना सब विद्यार्थियों को पड़ेगा, पद कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको पढ़ना तो होगा। यदि 2000 वैकेंसी आएगी तो भी आप पढ़ेंगे सब, और वैकेंसी 6000 आएगी तो भी आप सब पढ़ेंगे। अब यह होता है कि यदि कम पद आए तो कम पद में आपको अपनी सीट को मजबूत करना है। मैं बुद्धि प्रकाश, मैं भी इन सवालों को उत्तर देने नहीं आया हूँ, मैं हेल्पर की चर्चा करने आया हूँ। तो इस प्रकार का सवाल अभी बीच में मत पूछिए, हम हेल्पर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में सारी बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि मान लो कि पद कम हो जाए, मैं कहता हूँ ये 4000 5000 की जगह यदि मान लो 2000 ही पद हो जाए, तो आप तैयारी करेंगे। उसमें भी तो आपको सीट चाहिए है, तो उसमें भी तो आपको पूर्णतः पढ़ना पड़ेगा और फुल कॉन्फिडेंट के साथ फुल मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। तो सीटें कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यदि सीट की संख्या यानी कि पद कम होंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत को ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि सीटों की संख्या कम होगी तो मेहनत आपको उतनी ही ज़्यादा बढ़ानी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना प्रारंभ करना अब आपको पड़ेगा, क्योंकि सीट कम होने के चांसेस हैं, तो मेहनत ज़्यादा करोगे।
अब आता है दूसरा कि सिर्फ प्राइवेटीकरण का मामला क्या है। प्राइवेटीकरण हो रहा है, जो छोटे जीएसएस है 132 केवी या 33 केवी वाले जीएसएस है, उसमें काफ़ी सारा चीज़ें प्राइवेटीकरण हो रही है। तो आगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेलवे में भी प्राइवेटीकरण आ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेटीकरण आ सकता है। ये आपको भी लगता है, हमें भी लगता है कि प्राइवेटीकरण हो सकता है, तो इसकी संभावना को नकार तो सकते नहीं। तो वो प्राइवेटीकरण हो तो उससे पहले जो अभी जॉब आने वाली है उसमें अपना पद बना लो, उसमें अपनी सीट निकाल लो और पहले नौकरी ले लो। आगे आपको पता है कि आगे आने वाली राह में प्राइवेटीकरण ज्यादा है। जैसे पिछली बार जो लोगों में लगे वो सब लगे, अब वो प्राइवेटीकरण का खतरा सबके बाकी जितने भी रह गए उनके ऊपर प्राइवेटीकरण का खतरा तो मंडरा रहा है कि भाई प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो सीटें कम हो जाएगी, सीटें कम हो जाएगी तो नौकरियां कम मिलेगी। ये सही बात है, प्राइवेटीकरण का खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए प्राइवेटीकरण के खतरे से बचना है तो फुल मेहनत करके आने वाली वैकेंसी में तुरंत अपनी सीट क्लियर करो। पहला काम ये, प्राइवेटीकरण को तुम रोक नहीं सकते, मैं रोक नहीं सकता। यदि यूनियन चाहे तो यूनियन रोक सकती है, कोई जो भी डिपार्टमेंट की यूनियन होती है वो उसके अगेंस्ट होती है, उसके विरोध कर सकती है। आप पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो हम तो क्या वैकेंसी आएगी तो उस वैकेंसी के ऊपर कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? तो पद कम आएंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी है, सीट जितनी कम होगी उतनी मेहनत ज़्यादा मांगेगी, क्योंकि वहाँ टॉपर सेलेक्ट होंगे। टॉपर क्या होते हैं कंपटीशन में? टॉपर क्या होते हैं कंपटीशन में? टॉपर वो होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। कंपटीशन टॉपर कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा होशियार नहीं हो जाता। यहाँ होता है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव मामला, जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उतना ही आप बेहतर रहेंगे। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट, अपने फंडे को क्लियर करो। एक चैप्टर के ऊपर समय लगे, अभी आपके पास समय भी बहुत है, बहुत समय है जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए मेहनत कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास, आपको लगता है कि महीने 2 महीने तक तो सरकार जागेगी नहीं, तो ये समझ लो 2 महीने एक्स्ट्रा इसके ऊपर भरपूर मेहनत कीजिए। अब मेहनत करना है तो सिलेबस क्या है और पढ़ना कैसे है, तो बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के मामले में यह मामला है कि यहां पर निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो जब निगेटिव मार्किंग यदि नहीं है तो आपको यह रहता है कि हाँ सर तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन अब वो टाइम रहा नहीं है, तुक्के वाला तो है नहीं। अब तो आपको हर सवाल का करेक्ट आंसर देना चाहिए। कट ऑफ बहुत हाई रहती है। कट ऑफ आपके पास लगभग 80% के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना रहती है, 70 से 80%। तो 70 से 80% आप बताओ, जब आप 9th में, 10th में, 11th 12th कहीं भी पढ़ते थे, 70-80% कब किसी विद्यार्थी बनते थे? जो लगातार मेहनत करता था। अचानक से एक एग्जाम के टाइम पढ़कर 70-80% किसी बनते थे क्या? नहीं बनते थे। यहाँ केवल उस विद्यार्थी बनते थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असाधारण प्रतिभा का था, उसके परसेंटेज ज्यादा बनते थे, कम मेहनत करता है। लेकिन वो बिरले होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी मेहनत के दम पर जीते हैं। तो आप भी मेहनत के दम पर जियो और पूर्णतः फुल मेहनत कीजिए। सिलेबस में आपके पास 2 भाग हैं जो आप जानते हैं, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में तो आपको कोई क्लियरेंस की दिक्कत है नहीं। आप सब जानते हो कि यहां पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आनी है कंप्लीट। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आएगी आपके पास, सवाल पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सवाल पूछे जाएंगे, इसके सवाल हमारे पास 100 सवाल होंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा और टोटल 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 80% वेटेज इसका है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है, यहाँ सवाल 50 सवाल पूछे जाएंगे। नॉन टेक्निकल में एक सवाल 1 नंबर का होगा और 50 मार्क्स का मामला है, 50 मार्क्स आएंगे। लेकिन अब सवाल कितने पूछे जाएंगे? 50। मैं इस नॉन टेक्निकल के पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा दिक्कत, मतलब इसको जो दिक्कत आने वाली उसको सोल्व करने वाला हूँ। नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाता है, क्या है क्या नहीं है। विंतो प्रजापति मेरे 176 नंबर थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 50 नंबर। अब इसके ऊपर मैं पूर्णतः चर्चा कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाले आने वाले टाइम में। पहले तो हमारे पास क्या था, यही था भाई 100 जो नंबर है, इसके 100 क्वेश्चन थे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। यहाँ से भी आप 200 में से 140 150 नंबर कई बच्चे होशियार होते हैं पढ़ने में, 140 150 यहीं से ले आते थे। तो 2012 2014 के अनुसार कट ऑफ क्लियर थी। ठीक है, 2018 में क्या हो गई, कट ऑफ आ गई 160 से 170 175 के आसपास। तो वहां पर क्या, इसके साथ साथ इसका भी योगदान आ गया। अब कट ऑफ और जाने वाली है, तो यहां तो महत्वपूर्ण भूमिका रहनी है, लेकिन इसका योगदान ज्यादा आ गया सिलेक्शन के लिए।
सिलेक्शन तक पहुंचना है तो ये योगदान देगा। बाउंड्री के पास में 2-4 नंबर से आगे पीछे जो सरक जाते हैं बच्चे, वो सारा का सारा रोल अब होगा नॉन टेक्निकल का, जो 50 सवाल आते हैं। तो इस 50 सवाल के ऊपर पहले नॉन टेक्निकल ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब जो ये 50 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर जो पिछली एग्जाम में आया था मैथ्स एंड जीके, क्या आया था हमारे पास? एक तो आया था मैथ के सवाल 24-25 सवाल थे और जीके के ही उतने ही सवाल थे। अब देखो कि कई जनरल नॉलेज, इसके भी हमारे पास सवाल कितने थे? 25 के आसपास सवाल थे। ज्यादातर पहले क्या होता था कि जितने भी आप पढ़ते थे पहले, तो आपको यही था कि हमें मैथ और राजस्थान जीके पढ़ना है। अब राजस्थान जीके नहीं, पिछली बार जो वैकेंसी में जीके आया था उसमें आपको ये क्लियर हो गया केवल राजस्थान जीके नहीं आता है। पहली बात है कि आपको मैथ्स अच्छी करनी पड़ेगी। 2014 की वैकेंसी थी, उसमें मैथ के क्वेश्चन 5 थे और इसके क्वेश्चन आए थे 45। लेकिन 2018 में वैकेंसी आई थी तो मैथ 25 आई थी, जीके 25 आई थी और मैथ का वेटेज बढ़ा दिया था। और मैथ के ऊपर फोकस करना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप ये इसके ऊपर विशेष फोकस करोगे तो आपको न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो न्यूमेरिकल करोगे वहां पर भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करोगे वहां बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस मैथ्स के कारण। तो मैथ्स में एक तो मैथ्स के चाहे 5 सवाल हो, चाहे 10 हो, चाहे 25 तक हो, 5 से 2014 में 5, 2018 में 25, क्यों पहले बताए थोड़ी है और बताएंगे भी नहीं कितने आएंगे मैथ के सवाल। यहां तो आपको ये दिया जाएगा 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैथ्स एंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान में भी क्या क्या है? पहले तो सामान्य ज्ञान में हमारे पास राजस्थान जीके रहता था, अब की बार राजस्थान जीके नहीं था, करंट अफेयर आया था, कंप्यूटर के भी सवाल पूछे गए थे, विज्ञान के सवाल पूछे गए थे और स्टैटिक जीके, जो भारत का स्टैटिक जीके है जिसमें दिवस इस तारीख को कौन सा दिवस पड़ता है, ये क्यों प्रसिद्ध है, या अभ्यारण्य कौन सा कहां है, इस प्रकार स्टैटिक जीके भी पूछा गया था। इकोनॉमिक्स के भी सवाल काफी थे अर्थव्यवस्था से संबंधित। वैसे 2018 में जो परीक्षा कोई भी हुई थी 2018 में, उन सब में इकोनॉमिक्स हाई थी, इकोनॉमिक्स अच्छी पूछी गई थी 2018 में। जितने भी एग्जाम होते, रेलवे के एग्जाम होते, उसमें भी पूछी गई थी, यानी कि जीके के अंतर्गत इकोनॉमिक्स को विशेष वरीयता दी गई थी। और एक पूछा गया था राजस्थान जीके। तो अब देखो कि जीके का मतलब ओनली राजस्थान जीके है क्या? नहीं है, क्योंकि जीके का मतलब इतना सारा पोर्शन हो गया। राजस्थान जीके का पोर्शन विशेष है, थोड़ा सा अधिक है। ये इनमें सबसे ज्यादा यदि कोई पोर्शन पूछेगा तो वो राजस्थान जीके है। लेकिन ये फिक्स क्या है? राजस्थान जीके भी पढ़ना, स्टैटिक जीके पढ़ना, इकोनॉमिक्स देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान 4-5 सवाल या 2-3 सवाल पूछते हैं, कंप्यूटर के भी 2-3 सवाल पूछते हैं और 2-3 सवाल आपके इसके पूछते हैं। तो आपके 25 सवाल में आपको इनके तो 2-2, 3-3 सवाल पूछे जाते हैं। और इसके सवाल हैं जो 25 में से लगभग 10 से 12 सवाल इसके पूछे जाते हैं, यानी आधा पोर्शन ये आ गया और बाकी के बचे सवाल स्टैटिक जीके और इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछे जाएंगे। तो पोर्शन आप देख रहे हो काफी ज्यादा है जीके का। तो आपको राजस्थान जीके भी पढ़ना है, साथ साथ में स्टैटिक जीके को भी देखना है। या आप किसी दूसरे भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो विज्ञान वगैरह देख रहे हो तो यहाँ फायदा कर सकती है। आएगा आसान आएगा, क्वेश्चन कोई से भी टफ नहीं थे, क्वेश्चन सब आते हैं इजी। तो यहां पर जीके के पोर्शन के अंतर्गत जितने भी पूछे जाते हैं वो आते हैं इजी, और मैथ्स के अंदर भी जितने भी पूछे जाते हैं वो आते हैं इजी। जीके और मैथ्स दोनों ही आसान पूछी जाती है, ज्यादा टिपिकल नहीं पूछी जाती है, आनी जरूरी होती है। इलेक्ट्रीशियन है वो लेवल का हाई पूछी जाती है, वो आसान नहीं पूछी जाती है, उसमें आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के सवाल पूछे जाते हैं 7 या 8 पूछे जाते हैं, तो वो 14 नंबर का या 15 नंबर या 16 नंबर का हो जाता है। तो 14 से 16 नंबर का ट्रांसफॉर्मर होता है एक चैप्टर, और यहां पर राजस्थान जी के पूरा 10 से 12 नंबर का है। लेकिन अब पढ़ना जरूरी हो गया है, तो हमें अब विशेष रूप से विशेष फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन टेक्निकल में पोर्शन काफी बड़ा हो गया, करंट अफेयर, कंप्यूटर, विज्ञान, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, राजस्थान जीके। और इस कारण मैंने अभी अपनी टीम को लगा रखा है कि इस नॉन टेक्निकल की एक बुक रिलीज कर दें जिसमें ये सारे पोर्शन हो, क्योंकि आप मार्केट में कोई भी किताब खरीदोगे इसमें सारे पोर्शन उसमें मिलेंगे नहीं। अलग अलग किताबें खरीदते हैं, उसमें काफी सारा कंटेंट आता है, उतना सारा आप पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि नंबर तो केवल 25 का मैटर है।
250 सवाल आए, 250 नंबर का पेपर है, उसमें केवल 25 नंबर का मैटर है। इस कारण मैं इन सब का सार बनवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जितने भी परीक्षा में पूछे जाए उन चैप्टरों के सबके सार रहे आपके पास ताकि आप इजी वे में पढ़ सको। इसके लिए भी हम अपनी टीम लगा रखी है जो इसके ऊपर नॉन टेक्निकल के ऊपर काम कर रही है। मैथ्स के बारे में देखते हो कि मैथ्स जो पूछी गई थी आसान पूछी गई थी, और आसान में सबसे ज्यादा पूछी गई थी कैलकुलेशन के मामला। जिसकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है उसका यहां पर मार्क्स अच्छे आएंगे। और कैलकुलेशन जबरदस्त कैसे चेक करोगे? जिसको मैथमेटिक्स में सरलीकरण चैप्टर अच्छे से सवाल सोल्व कर रहा है, सरलीकरण चैप्टर के, सरलीकरण के, तो जो सरलीकरण के अच्छे से चैप्टर सोल्व कर रहा है तो उसको यह समझ लो कि 25 में से 10 नंबर मिल जाएंगे सरलीकरण को, जो बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि सब जगह मामला कैलकुलेशन का ही है मेन। और कैलकुलेशन में क्या है, जो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लेता है, जो सरलीकरण अच्छे से कर लेता है, वो बेस्ट होगा। तो मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हो तो शुरुआत में संख्या पद्धति पढ़ने के बाद में सरलीकरण को फोकस करो। सरलीकरण आपका बेस्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ट होगी। और कैलकुलेशन बेस्ट होगी तो आप उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की भी भर सकते हैं और बिहार के विद्यार्थी भी भर सकते हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और वो जनरल में काउंट होंगे। तो ये इस प्रकार रहेगा। तो यहां पर आपके पास जो मामला है वो है सरलीकरण। तो सरलीकरण के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स आपके पास जो भी किताब है, आर.एस. अग्रवाल है तो आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लीजिए, या जो भी आपकी किताब है जो बेस्ट, तो आर.एस. अग्रवाल रहती है ज़्यादातर। कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो चाहे किसी के लिए हो, तो ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल हमारे पास बेस्ट रहती है, तो उसका सरलीकरण करो या किसी और किताब का करो, मैं इसके बारे में नहीं कहता। लेकिन मैथमेटिक्स की तो बहुत सारी किताबें आती है, तो कोई सी भी देखो, सबसे पहले सरलीकरण करो, सिंप्लीफिकेशन बेस्ट करो और बहुत अच्छे से करो। उसके बाद में आपके पास बाकी के चैप्टरों को सोल्व करो। सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करने पर बाकी के चैप्टर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऊपर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में मैं कई बार आपको नॉलेज दे चुका हूं, तो इसलिए इसमें कोई अलग से तो कुछ बताए बाकी रखा भी नहीं है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। लेकिन आज कई विद्यार्थी नए हैं तो उनको भी बता देता हूं। सबसे पहला काम है कि आपको थ्योरी पढ़नी होगी। कोई भी चैप्टर है, तो जैसे टोटल 44 चैप्टर हैं, तो जो चैप्टर हैं उस चैप्टर को पहले उस चैप्टर की चैप्टर वाइज क्या पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि उसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करो। और न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व कर लिए उसके बाद आपको करना है ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व। ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कर दिए तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद में आप टेस्ट दे दो या क्विज दे दो, तो आप अपनी जांच सकते हो कि हमने जो पढ़ा वो क्या है, कितना हम पानी में कितना नहीं है। ऑब्जेक्टिव चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, कैसे करो उसका एक पैटर्न रखना। मैं ऑफलाइन जो आपके पास किताब कोई भी होती है उसके हिसाब से मैं पैटर्न बताता हूं, चाहे कोई भी बुक हो। इसका पैटर्न क्या होता है ऑब्जेक्टिव का? सबसे पहले मान लो इस चैप्टर के अंतर्गत 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 50। आपने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। जब थ्योरी पढ़ते तो थ्योरी में आपने क्या देख लिया था? कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट आपने चेक कर लिया, 50 सवाल सोल्व करने लगे। मान लो आपसे सवाल हुए 30 क्वेश्चन सोल्व, 50 में से कितने हुए? 30 क्वेश्चन। तो अब जो बाकी के 20 क्वेश्चन है वो हमारे पास हो गए स्टार मार्क। स्टार लगा दो उसके ऊपर इस प्रकार क्वेश्चन के आगे क्या लगा दो? स्टार लगा दो कि ये जो क्वेश्चन है अब मैं जब भी पढ़ूंगा मुझे 20 क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखना है। यदि जब आपने सवाल सोल्व किया तो कोई सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ उसकी थ्योरी चेक कीजिए, कहां कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुई उसकी थ्योरी को पूरा आपको चेक करना है। अब बचा है 20 क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन अब अगली बार जब आप वापस इसकी तैयारी करोगे या 7 दिन के बाद जब इसको रिवाइज करोगे या 10 दिन के बाद जब रिवाइज करोगे, तो अब आपको ये 30 सवाल नहीं पढ़ने हैं। अब आपको पढ़ना है इन्हीं 20 क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि ये तो आपसे पहली बार में ही हो गए थे, तो दूसरी बार में करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको इन 20 क्वेश्चनों पे फोकस करना है। अब इस 20 क्वेश्चन पे आप दूसरी बार फोकस करोगे तो 10 क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब डाउट के क्वेश्चन कितने बचे हैं? 10।
अब आप जो 10 क्वेश्चन बचे हैं उसके ऊपर आप डबल स्टार लगा दोगे, यानी एक और स्टार लगा दोगे। ये है जो 10 सवाल हैं जो मुझे लास्ट टाइम में भी देखने पड़ेंगे, यानी कि ये मैंने 2 बार पढ़ने के बाद में भी मेरे पास ये डाउट्स अवेलेबल है अभी तक। तो ये आपके पास पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि अब जब आपके महीना 2 महीना हुआ तो एक बार इसको वापस सबको रिवाइज कर लेते हैं। जब महीना 2 महीने का गैप होता है तो सबको रिवाइज कर लेते हैं, और यही हमारे पास पढ़ने का, इलेक्ट्रीशियन को सीखने का सबसे बेस्ट वे होगा, सबसे बेस्ट तरीका होगा, और जिसको आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। भर्ती के बारे में अंकित पालीवाल, मैंने चर्चा कर ली थी आते ही सबसे पहले भर्ती के बारे में चर्चा। बिल्कुल एसएससी जेई का, हाँ बिल्कुल, देश गौरव गौड़, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एसएससी जेई से कल ऐप के ऊपर या तो आज शाम को ही मुलाकात करने वाला हूँ। रक्षाबंधन का बिल्कुल बिल्कुल ऑफर आ गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार घर पे पढ़ना है। कोई भी आपके पास बुक हो, बेस्ट तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपको बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है। क्लियर है? अब आपको किसी भर्ती से संबंधित या इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। पर्सनल विभाग टेक्निकल हेल्पर भर्ती आएगी क्या? बिल्कुल, प्रसारण में भी आएगी, वितरण में भी आएगी, वैकेंसी दोनों के अंदर होगी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में मैंने स्टार्टिंग बता दिया, सारी बात बता दी मैंने, 5-7 मिनट लेके सारी। सर आपने जो ताप गुणा का न्यूमेरिकल हल करवाए थे वो बुक में न्यूमेरिकल दोनों सेम है नहीं है? तो देखो उनका सॉल्यूशन कुछ अलग तरीके से किया होगा, मिस्टेक होगा। मैंने आपको पूर्णतः आराम से अच्छे से कराया था। यदि फिर भी डाउट है तो पवन शर्मा, मैं इसको एक बार एक वीडियो और उसके अंदर डाल दूंगा न्यूमेरिकल का, ताकि आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पवन शर्मा, ओके। यूपीएससी टीजी कोर्स कंप्लीट कब तक होगा? शायद तक 7-8 दिन लगेंगे, क्योंकि केवल 6 चैप्टर बाकी हैं। 44 चैप्टर में से 6 चैप्टर बाकी हैं, तो 6 चैप्टर 5-7 दिन लगेंगे। कल रक्षाबंधन आ गया तो उसके बाद आप देख लो कि 5-6 दिन या 7 दिन लगेंगे। एक दिन में एक चैप्टर करते हैं तो ये, लेकिन अच्छा चैप्टर रहे हुए हैं तो समझाने का अच्छा वे है, इसलिए मैंने जानबूझ के पीछे 6 चैप्टर रखे थे उसमें, ताकि मैं इसको और बेस्ट से बेस्ट दूं। क्योंकि ऐसी मोटरें, विद्युत मापक यंत्र जब पढ़ते हैं या जनरेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर आईटीआई वाले विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कोई कंफ्यूज हो, इसलिए आराम से बना रहा हूं और डेटा आपको इतना सीक्वेंस दे रहा हूं कि पढ़ते ही आपके दिमाग में घुस जाए। इसलिए मैंने 6 चैप्टर अलग से पीछे रखे हैं। और ये मेरा क्या, अगर लगातार आपसे जुड़ाव रहेगा तो आप क्या है कि मैं अभी सारे वीडियो देख के बैठ जाऊंगा तो आप भी बैठ जाएंगे, आप ही नहीं पढ़ेंगे। क्या है कि आपको भी लगातार चीजें याद दिलाते रहे तो पढ़ते हैं। तो जानबूझ के मैं इसको धीमी गति से ही बनाऊंगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आप जो मेरा उसमें एक लेक्चर देखना होगा तो बाकी के जो वीडियो आपने पढ़ रखे हैं उसको भी आप वापस पढ़ोगे, ताकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटे। अभी मैं तुरंत सारा डाल दूंगा तो आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, मैं टूटने दूंगा नहीं, क्योंकि एग्जाम यूपीपीसीएल के थोड़े आगे हो गए तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। बुक में आपकी थ्योरी है सर जी? नहीं, थ्योरी की बुक मेरी नहीं आती भाई। डाउनलोड मेमोरी सीमा बढ़ा दीजिए। देखो कि डाउनलोड की मेमोरी सीमा तो अच्छी होती है, अब वो आपके सरफराज अहमद, वो आपके मोबाइल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जैसे मान लो कोई भी ऐप होता है उस ऐप की क्षमता उस पर डिपेंड करेगी कि मोबाइल में स्टोरेज कितना अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और किसी भी, जैसे मान लो एक कमरे के अंदर यदि मान लो आप बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को बिठा दोगे तो कोनियाँ टकराएगी, गेट खुलने में दिक्कत आएगी, खिड़की से हवा आएगी तो पूरी आएगी नहीं। उसी प्रकार ऐप के अंदर भी होता है, जब आप बहुत ज़्यादा डाउनलोड करके रखोगे थोड़ा धीमा चलने लगेगा। तो इसलिए 5, 7, 8 लेक्चर डाउनलोड करके रखो, सफिशिएंट होते हैं। 7-8 कभी भी पढ़ो, 2 दिन 3 दिन लगते हैं पढ़ने में, तो वो इतना डाउनलोड करके रखोगे सफिशिएंट होता है। फिर उनको जब पढ़ लिया पूरा तो उसको हटा दो, फिर नए डाउनलोड कर दो, फिर पढ़ लो। और चाहो तो लाइव पढ़ सकते हो, चाहो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शन है। चांस वैकेंसी का मैंने स्टार्टिंग में सारी बात की है। बिल्कुल किस्मत और रंग मिलते हैं, और मैं मानता हूं कि 95% तो मेहनत होती है, 5% किस्मत होती है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो 1 नंबर से रह गए हैं, जो इंटेलिजेंट था वो रह गया था, थोड़ा सा ठीक ठाक तो उसके साथ था वो लग गया। ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई 1-2 केस नहीं, ऐसे सैकड़ों केस होते हैं, ऐसे होते हैं। तो लक मैटर करता है, हमेशा लक मैटर करता है, 5% उसका मैटर होता है। तो ये ओएनजीसी का वीडियो बिल्कुल मैं ओएनजीसी के वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो ये कंप्लीट मैंने इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी चर्चा कर ली, ठीक है साथियों। तो हम मिलेंगे
कल जो क्लास होगी शाम को, तो उस क्लास के अंतर्गत हम मिलेंगे और उसकी पूर्णतः चर्चा करेंगे। क्लास के अंदर जो सवाल बचे थे यूपीपीसीएल कर रहे थे, उसके बाद मैं टेक्निकल हेल्पर का एक पेपर सॉल्व करूंगा। इस यूपीपीसीएल का कल होने के बाद में मंगलवार से मैं टेक्निकल हेल्पर का पेपर सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, तो ताकि आपको टेक्निकल हेल्पर के भी सवालों का लेवल अच्छे से पता रहे, आराम से आप उसको भी सवालों को सोल्व करते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।